How you can achieve your first crore through mutual funds. This is one of the most widely covered topic on internet in the field of investing. बट यहाँ पर सवाल आता है कि ये नंबर यहाँ पर 1 करोड़ का ही क्यों है एंड वाई इज इट नॉट लेस देन दिस और मोर देन दिस। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि 1 करोड़ का नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको अचीव करने के बाद आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में एक्चुअली में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक देख पाते हो। और इस चीज़ का एग्जाम्पल मैं आपको धन के म्यूचुअल फंड रिटर्न कैलकुलेटर के थ्रू दिखाता हूँ। जैसे ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में 1 करोड़ का मार्क टच कर लेते हो, उसके बाद अगर आपने 1 करोड़ रुपीज़ पे अगर आप ईयरली 15% रिटर्न्स भी जनरेट कर पाते हो, तो इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स आप अपने 1 करोड़ को डबल करके 2 करोड़ कर लोगे। और सिमिलरली इस 2 करोड़ पे भी अगर आपने 15% पर एनम की रिटर्न जनरेट करे, तो अगले 5 सालों में ये 4 करोड़ हो जाएगा। यानी ये जो करोड़ का फिगर आज हमें इतना बड़ा लगता है, उस 1 करोड़ के पहुंचने के बाद आप हर 5 साल में इस करोड़ के नंबर को अपने पोर्टफोलियो में डबल कर सकते हो। पर क्या आपको पता है कि जितनी अच्छी ये कैलकुलेशन हमें देखने में लगती है, एक्चुअली में रियल वर्ल्ड में इस 1 करोड़ के मार्क को टच करना इज नॉट दैट ईजी, जहां पर ज्यादातर लोगों को इस वैल्यू तक पहुंचने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन करूंगा जिसको अगर आपने फॉलो किया तो आप मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स से कंपैरिजन में इस 1 करोड़ के मार्क तक काफी जल्दी पहुंच जाओगे। बट बिफोर यू मूव फॉरवर्ड, यहाँ पर आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, इस पूरे ही वीडियो की ड्यूरेशन में जिन भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह का हम नाम लेंगे, आप प्लीज उसको किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन मत समझिएगा। उनका नाम हम केवल एक रेफरेंस के लिए ले रहे हैं, जिससे हम चीजें आपको एक्सप्लेन कर सके। तो उनमें से किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज अपनी खुद की रिसर्च जरूर से कर लीजिएगा। और सेकंडली, अपना 5 सेकंड देके इस तरह की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे इस तरीके की फ्यूचर की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड ऑल्सो अ क्विक क्वेश्चन फॉर यू, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप अपने पोर्टफोलियोज में इस 1 करोड़ के मार्क को कितने सालों में टच करना चाहते हो। इज इट बिटवीन 5 to 10 ईयर्स, इज इट बिटवीन 10 to 15 ईयर्स और मोर देन 15 ईयर्स। तो अपनी वीडियो की हम स्टार्टिंग करते हैं उस सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मिस्टेक के बारे में समझने से, जिससे मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को एक्चुअली स्टार्ट करते हैं। तो अपनी स्क्रीन पे आपको राइट नाउ दो पिरामिड्स देखने को मिल रहे होंगे। लेफ्ट वाला जो पिरामिड है वो है एक इमेजिनरी इन्वेस्टिंग पिरामिड, और राइट वाला जो ग्रीन पिरामिड है वो एक रियल इन्वेस्टिंग पिरामिड को शो करता है। तो अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं? तो देखिए, ज़्यादातर जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो इस लेफ्ट वाले इमेजिनरी इन्वेस्टिंग पिरामिड से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर उनका सबसे पहला अप्रोच होता है कि जैसे ही उन्हें म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता चलता है, तुरंत वो इस चीज़ को सर्च करने लगते हैं कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं। और उनमें बेस्ट म्यूचुअल फंड सर्च करते में जब उन्हें कहीं ना कहीं से एक या दो नाम मिल जाते हैं, और जब उनमें वो इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उनका फोकस रहता है कि उन्हें जल्दी से जल्दी हायर रिटर्न्स मिल पाएँ। पर इन रिटर्न्स की तलाश में कई बार ऐसा होता है कि वो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं, जहां पर मान के चलिए अगर उन्होंने उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और मार्केट में 10 to 15% का एक करेक्शन आ गया, तो उनका क्योंकि बेस ही क्लियर नहीं है कि उनको पहुंचना कहाँ है और उन पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स का रिस्क क्या है और उन्होंने क्या सोच के उसमें इन्वेस्ट किया है, इस वजह से मार्केट के उस 10 to 15% फॉल से ही वो तुरंत मार्केट में आपको इंटरनेट पे ये सर्च करते हुए देखने को मिलेंगे कि क्या उनको फर्दर इस फंड में एवरेज कर देना चाहिए, या फिर पैसे को निकाल लेना चाहिए, या फिर ओवरऑल जियो पॉलिटिक्स या फिर वर्ल्ड में कौन क्या एक्शन ले रहा है जिस वजह से मार्केट फॉल होगा। वो रोज इसी न्यूज़ को ट्रैक करते रहेंगे, और फिर इन सारी चीज़ों के बाद वो अपनी टैक्स एफिशिएंसी या फिर अपने जो रिटर्न्स है उनकी प्रिडिक्शन बैठ के करते हैं। बट एक्चुअली में जो रियल इन्वेस्टिंग का तरीका है वो आपको राइट साइड वाले पिरामिड में देखने को मिल रहा है, जिसको कि हम रियल इन्वेस्टिंग पिरामिड बोलते हैं। जिसमें आपका सबसे पहला गोल होता है कि आप अपने केस में जो आपका इन्वेस्टमेंट का गोल है, जैसे हमारा इस केस में हम लेके चल रहे हैं कि 1 करोड़ है, तो उस 1 करोड़ के गोल को डिफाइन करो। सेकेंडली, हमारा सेकंड स्टेप आता है कि उस 1 करोड़ के गोल तक जिस सेट टाइम में हमने पहुंचने का डिसाइड किया है, उसको रिलेटेड एक प्लान आप बनाओ। उस प्लान के बेसिस पे फिर डिसाइड होगा कि आपका जो म्यूचुअल फंड्स या फिर किसी भी एसेट क्लास में जो एलोकेशन होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए। एलोकेशन के बाद कुछ ऐसे बिहेवियरल पॉइंट्स होते हैं जो कि एक इन्वेस्टर अपनी जर्नी में ज़रूर से गलती करता है, तो उन बिहेवियरल पॉइंट्स को आपको सही करना होता है। और फिर लास्ट में आपका पॉइंट आता है कि आपको कौन से फंड्स में एक्चुअली में इन्वेस्ट करना है, उन फंड्स को आपको देखना होता है। और क्या आप अपने गोल को सही तरीके से अचीव कर पाओगे, ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे केवल 10% डिपेंड करता है, और बाकी सारे फैक्टर्स पे ये चीज़ 90% डिपेंड करता है। अब हम एक काम करते हैं कि हमारा जो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गोल है कि इस मार्क तक हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना है, इसको अचीव करने के लिए हम इस रियल इन्वेस्टिंग पिरामिड को फॉलो करते हैं और इसके थ्रू अपने लिए एक प्रॉपर प्लान डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि हमारा गोल है कि हमें 1 करोड़ के मार्क तक पहुँचना है, और क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी पहुँचना है, तो यहाँ पर हम एक केस ले लेते हैं कि हमें नेक्स्ट 5 ईयर्स में इस गोल को अचीव करना है। अब यहाँ मैं आपको ये बात बता दूं
कि 1 करोड़ के मार्क तक 5 ईयर से पहुंचना एक बहुत ही अनयूजुअल गोल है और एक काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। पर यहाँ पर केवल हम एक एग्जाम्पल के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, जिससे आप ये समझ पाओ कि एक्चुअली में गोल के लिए अपने जो प्लान्स होते हैं इन्वेस्टिंग के, उसको डिज़ाइन किस तरह किया जाता है। तो हमारे केस में जो हमारे रियल इन्वेस्टिंग पिरामिड का सबसे पहला स्टेप था कि हमारी इन्वेस्टिंग से पहले हमारे पास एक प्रॉपर गोल होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर गोल आ गया कि हमें 1 करोड़ के मार्क को अगले 5 ईयर्स में अचीव करना है। अब इसके बाद आता है हमारे इसी रियल इन्वेस्टिंग पिरामिड का सेकंड स्टेप कि इस गोल को अचीव करने के लिए हमें एक प्रॉपर प्लान की ज़रूरत है। अब प्लान को अचीव करने के लिए मैं यहाँ पर 3 अलग अलग केस लेके चलूंगा और मैं 3 केसेस इसीलिए ले रहा हूँ जिससे आप सिचुएशन को बेटर समझ पाओ। तो देखिए, पहला हम ऐसा केस लेके चलते हैं कि आप एक रेगुलर एसआईपी करना है और आपको उस रेगुलर एसआईपी के थ्रू अगले 5 ईयर्स में 1 करोड़ के मार्क को टच करना है। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स एवरी मंथ 1,10,000 रुपीज मार्केट में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे थ्रू एसआईपी। और उस पर अगर आप 15% पर एनम के रिटर्न जनरेट कर लेते हो तो आफ्टर 5 ईयर्स आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 करोड़ से प्लस हो जाएगी। पर यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा केस होगा कि अभी उनके लिए 1,10,000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी करना पॉसिबल नहीं होगा और वो उससे कम कर सकते होंगे। पर उनके केस में ये जरूर हो सकता होगा कि आगे जब उनकी सैलरीज या फिर इनकम बढ़े तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा सके। तो इधर आ जाता है हमारा सेकंड केस, स्टेप अप एसआईपी का। इस केस में आपको 94,000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। उस एसआईपी के अमाउंट को हर साल 10% से इंक्रीज करना है। और उसके केस में अगर आप 15% पर एनम के रिटर्न जनरेट कर पाते हो तो अगले 5 सालों में अगेन अब 1 करोड़ के कॉर्पस तक पहुंच जाओगे। और इसके बाद अगर आप थर्ड केस की बात करो तो ऐसा भी हो सकता है कि काफी सारे लोगों के केस में कुछ अमाउंट उनके पास पहले से हो। तो यहाँ पर हमारे थर्ड केस में लेट्स अज्यूम एक पर्सन के पास 20 लाख रुपीज का कॉर्पस पहले से है। बस यहाँ पर कंडीशन ये है कि उस 20 लाख रुपीज को वो इक्विटी में इन्वेस्ट करने जितना रिस्क नहीं ले सकता। तो सबसे पहले तो उस 20 लाख रुपीज को किसी सेफ कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करके उस पर अगर वो 8.5% का भी पर एनम रिटर्न जनरेट कर लेता है इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स तो उसका अमाउंट वही पहले 30 लाख हो जाएगा। और बाकी का एसआईपी में वो अगर 65,000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी करता है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, जिसमें उसको 15% पर एनम का रिटर्न मिले और उस एसआईपी के अमाउंट को अगर वो 10% से स्टेप अप करे तो उसके केस में उस पूरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उसकी 70 लाख के अराउंड हो जाएगी इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। और उसका ओवरऑल जो कैपिटल है वो 1 करोड़ का हो जाएगा। अब यहाँ पर आप में से कई सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि यार मैंने तो इतना इजीली बोल दिया कि 1 लाख रुपीज़ की एसआईपी कर लो या 90,000 रुपीज़ की एसआईपी कर लो। पर कई सारे या फिर हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए अभी इतने बड़े एसआईपी का जो अमाउंट है उसको करना पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग के लिए जो बहुत बड़ा फैक्टर होता है वो होता है टाइम। जहाँ पर इस केस में हम केवल 5 ईयर्स ले रहे हैं जो कि एक बहुत ही छोटा ड्यूरेशन टाइम है और इधर पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अपने लिए वर्क करने में काफ़ी ज़्यादा कम टाइम मिल रहा है। पर अगर आप इसी जो ईयर्स है इनको थोड़ा सा ही बढ़ाना शुरू करोगे और आपके लिए टाइम होराइजन आपका इन्वेस्टमेंट का लंबा होगा तो आपके केस में यही जो एसआईपी का अमाउंट है वो सिग्निफिकेंटली कम हो सकता है। तो अगर इस केस में आप वापस से धन के स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर पे आओ तो यहाँ पर अब अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन को 5 ईयर्स से बढ़ा के लेट सपोज 2 ईयर्स बढ़ाया केवल, जो कि 7 ईयर्स हमने कर दिया, और हमने बाकी चीज़ें सेम रखी कि हमने अपने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15% रखे, एनुअलाइज स्टेप अप 10% किया। तो अब इस केस में जहाँ पर पहले आपको 94,000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी करनी पड़ रही थी, इवन स्टेप अप में भी आपने अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन को जैसे ही 2 साल और बढ़ाया यानी 7 ईयर्स दिए और कंपाउंडिंग को थोड़ा और टाइम दिया बढ़ने के लिए, तो उसके केस में अब आपको अपनी मंथली एसआईपी की स्टार्टिंग केवल 54,000 रुपीज से करनी पड़ेगी। तो ये था कि किस तरीके से आप एक प्लान बनाते हो अपने डिफरेंट इन्वेस्टमेंट होराइजन और गोल के अकॉर्डिंग। अब इसी इन्वेस्टमेंट पिरामिड का जो हमारा थर्ड स्टेप है जो कि एलोकेशन, उसकी बारी आ जाती है। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि एलोकेशन भी इसी चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना रिस्क लेना है और वो डिपेंड करेगा कि आपको कितने बड़े कैपिटल पे कितना जल्दी पहुंचना है। अब अगर हम इसी पूरे केस को कंटिन्यू रखें कि हमें 5 ईयर्स में ही अगले 1 करोड़ के अमाउंट तक पहुंचना है तो उस केस में आपको अपनी कैपिटल पर रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं कि किस तरीके का एलोकेशन आपको होगा इस केस में, तो आपको अपने टोटल अमाउंट में से 30% अमाउंट इन्वेस्ट करने का पड़ेगा एक फ्लेक्सी कैप फंड में, 25% इन्वेस्ट करना पड़ेगा मिड कैप फंड में, 20% इन्वेस्ट करने को पड़ेगा स्मॉल कैप फंड में, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट को आप किसी इंटरनेशनल फंड में एलोकेट कर सकते हो। अब इस सिनेरियो में आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ऑब्वियस कि आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स तक अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखना है विदाउट एनी स्टॉपेज। और सेकंड चीज़, आपको साल में एक बार अपने जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है उसको रीबैलेंस और रीचेक भी करना है, जहां पर आपको इन तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, जिस एक्सपेंस रेशियो पे आपने अपने म्यूचुअल फंड को बाय किया, अगर वो एक्सपेंस रेशियो सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है तो उस केस में आपको अपने म्यूचुअल फंड चेंज करने हैं। सेकेंडली, अगर आपके म्यूचुअल फंड के जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स थे या फंड मैनेजर्स थे जो कि उसको पहले से रन कर रहे थे, अगर वो चेंज होके कोई नए फंड मैनेजर्स आते हैं तो उस केस में आपको अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने का सोचना है और जो फंड्स की एलोकेशन है उसको चेंज करने का सोचना है। और थर्ड केस में आपको ये देखना है कि जो आपके फंड है वो रिटर्न्स के मामले में अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं कि नहीं। बिकॉज अगर वो बेंचमार्क से कम रिटर्न दे रहे हैं
तो उस केस में भी आपको अपने फंड को चेंज करने का सोचना है ना। डोंट वरी, इस वीडियो के आगे आने वाले पार्ट में मैं आपको एकदम इजीली समझा दूंगा कि कैसे आप ये बेंचमार्क वगैरह के जो रिटर्न है उनको विद इन 5 मिनट्स कंपेयर कर सकते हो। और इसके बाद हम अपने रियल इन्वेस्टिंग पिरामिड के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पे आ जाते हैं, जो कि है हमारा इन्वेस्टिंग बिहेवियर। पर इस पर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं दैट धन अपने प्लेटफॉर्म पे अपने यूजर्स को म्यूचुअल फंड्स को प्लेज करने का भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जिससे आप एक एक्स्ट्रा कैपिटल जनरेट कर सकते हो टू फ्यूल योर ट्रेडिंग जर्नी। इसके लिए आपको केवल धन के प्लेटफॉर्म पे जाके सबसे पहले म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और वहां पर आपको डीमैट म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन को एक्टिवेट कर लेना है। उसके बाद जैसे ही वो ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है, आपको मनी वाले सेक्शन पे जाना है और वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा गेट इंस्टेंट मार्जिन बेनिफिट, और वहां से अपने म्यूचुअल फंड्स को प्लेज करके उसके अगेंस्ट एक्स्ट्रा कैपिटल ले सकते हो। तो अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने बिहेवियरल पैटर्न पे। तो बिहेवियरल पैटर्न का सबसे पहला स्टेप है कि आपको इन्वेस्टिंग जर्नी में मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स की तरह इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत में डिसअपॉइंटमेंट साइकिल में ट्रैप नहीं होना है। अब ये क्या होती है? तो देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स मार्केट में पिछले कुछ सालों की चल रही रैली को देख के आते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में मार्केट ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, और इसी एक्सपेक्टेशन के साथ कि अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें भी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, वो मार्केट्स में एंटर हो जाते हैं। अब मार्केट्स हमेशा साइकिल से मूव करते हैं, जहां पर कुछ साल आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और उसके बाद फिर कुछ सालों में आपको काफ़ी ज़्यादा बैड परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अब कई बार ऐसा होता है कि जब वो उतना अच्छा फेज देख के मार्केट में आ रहे होते हैं, तो वो कई बार मार्केट की एंड वाली साइकिल की नियर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इनकी इन्वेस्टमेंट करने के स्टार्टिंग के कुछ टाइम बाद ही मार्केट में बहुत बड़ा हमें डाउनफॉल देखने को मिल जाता है। पर इवन अगर वो डाउनफॉल 10 to 15% का भी होता है, तो उनके केस में उनके लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक वो बन जाता है, जहां पर वो उस पूरी ड्रॉबैक से एक तरह से डिस्करेज हो जाते हैं इन्वेस्टिंग के लिए, और काफ़ी फिर लंबे टाइम तक वो मार्केट में वापस नहीं आते। और फिर जब तक वो मार्केट में फिर से पास्ट की रैली को देख के आते हैं, फिर से सेम साइकिल रिपीट हो जाती है। तो आपको इस साइकिल में कभी भी ट्रैप नहीं होना है। अब इसके बाद सेकंड चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मार्केट में इन्वेस्टिंग को लेके आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होना है। अब इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि म्यूचुअल फंड भी एक बिजनेस है, और हर बिजनेस सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करता है। जहाँ पर जैसे ही मार्केट में कोई नई थीम पॉपुलर होती है, जैसे कि ईवी हो गया या एआई हो गया, तो उससे रिलेटेड जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और उस एक्साइटमेंट को देख के, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को ये समझ में आता है कि मार्केट में उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, इवन इन शॉर्ट टर्म थीम्स के बेसिस पे म्यूचुअल फंड्स कई नई नई स्कीम्स निकालेंगे जो कि पर्टिकुलरली इसी थीम पे बेस्ड होंगी, और ऐसी ही कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगी जो कि इस पर्टिकुलर थीम में वर्क करते हों। अब काफ़ी सारे न्यू इन्वेस्टर्स एक्साइटमेंट के चलते इन शॉर्ट टर्म थीम्स के जो फंड है उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं, बिना ये समझे कि ये शॉर्ट टर्म थीम्स काफ़ी जल्दी रिवर्स भी हो जाती हैं, और उन्हें नहीं पता कि एक्चुअली मार्केट में साइकिल्स किस तरह वर्क करती हैं। अब ऐसे केस में कई बार शुरुआती कुछ साल तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स उन्हें मिलते हैं, बट फिर जब ये सारी ही थीम्स का रिवर्सल शुरू होता है, तो उनके इन्वेस्टमेंट कैपिटल को वापस से रिकवर होने में भी काफ़ी सारे साल लग जाते हैं। जहाँ पर अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, तो पास्ट में 2008 की ड्यूरेशन में मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड थीम्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, जिसमें से काफ़ी सारे स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेस्ड म्यूचुअल फंड्स आए थे, और उनमें काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट भी किया था। और फिर हुआ क्या कि 2008 के क्रैश के बाद से और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो थीम्स के फंड्स थे उनको रिकवर होने में 8 से 10 साल लग गए। अब इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है फंड ओवरलैपिंग का। अब देखिए, फंड्स में ओवरलैपिंग भी दो तरीके की होती है। सबसे पहली ओवरलैपिंग तो इस तरीके की होती है कि जो दो फंड्स आपने अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं, उनकी जो होल्डिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा हमें सिमिलर देखने को मिल रही हैं। ऐसे केस में होता ये है कि आपने दो अलग अलग कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्ट करके रिस्क तो डबल उठाया है, पर रिटर्न्स आपको मोर ऑफ अ सिमिलर ही देखने को मिल रहा है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। इस चीज़ को आप आराम से फिक्स कर सकते हो। आपको केवल गूगल पे जाके फंड ओवरलैपिंग सर्च करना है, और उधर किसी भी वेबसाइट पे जाके आपको मेंशन करना है कि कौन से दो फंड का ओवरलैपिंग आप चेक करना चाह रहे हो, और वहाँ पर आपको वो बता देगा कि आपकी फंड की ओवरलैपिंग कितनी है। तो यहाँ पर आपको रखना है कि आपका जो फंड का ओवरलैप हो वो 15% से ज़्यादा ना हो, बिकॉज इस केस में आप रिस्क ज़्यादा उठा रहे हो। पर जो सेकंड तरह की ओवरलैपिंग आती है उसे मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर चेक नहीं करते, और वो है फंड की इन्वेस्टमेंट स्टाइल की ओवरलैपिंग। तो देखिए, जो म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर्स भी होते हैं, वो भी डिफरेंट स्ट्रेटेजी पे अपने फंड्स को चलाते हैं, जहां पर कुछ फंड्स की प्रायोरिटी होती है कि वो हाई क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, भले ही उनके लिए उन्हें कुछ हाई प्रीमियम देना पड़े। पर वहीं पर इसके अगेंस्ट कुछ फंड मैनेजर ऐसे होते हैं जिनकी प्रायोरिटी होती है कि उन्हें मार्केट में जब बहुत ही अच्छी वैल्यू पे कोई स्टॉक्स मिलेंगे वो तभी इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज वो अपने कैपिटल को होल्ड करके रखेंगे। और इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देता हूँ। अगर आप गूगल पे जाके धन का म्यूचुअल फंड कंपैरिजन का प्लेटफॉर्म ओपन करोगे, यहाँ पर सर्च करोगे, तो यहाँ पर अगर आप दो फंड्स को देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक ऐड करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, और सेकेंडली हम एक मिड कैप कैटेगरी के फंड को ऐड करते हैं जो कि है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। तो इन दोनों ही फंड के केस में अगर आप देखो तो दोनों की रेटिंग 5 5 स्टार्स है। पर यहाँ पर बेस्ट चीज़ ये है कि इन दोनों ही केस में अगर आप कैश होल्डिंग देखो, तो पराग पारिक की इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड है, तब भी 22% की कैश होल्डिंग है,
और वहीं पर मोतीलाल ओसवाल की कैश होल्डिंग 31% की है। ये चीज़ क्या शो कर रही है कि इन दोनों ही फंड्स के जो फंड मैनेजर है उनकी प्रायोरिटी है कि जब तक मार्केट में उन्हें वैल्यू ड्रिवन स्टॉक्स नहीं मिलेंगे तब तक वो अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, भले ही मार्केट्स कैसा भी चले। तो इसीलिए अपने पोर्टफोलियो को बनाते वक्त हमें दोनों तरीके के फंड्स रखने हैं कि कुछ वैल्यू ड्रिवन फंड्स हों तो कुछ फंड्स अग्रेसिव रहें। अब इसके बाद आ जाता है हमारे इन्वेस्टिंग पिरामिड का सबसे ऊपर वाला स्टेप, जिसमें एक्चुअली हमें देखना है कि कौन से फंड्स में हम इन्वेस्ट करें। तो अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सिंपल आपके लिए धन बना देता है, जहाँ पर लेट सपोज आपको किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी स्मॉल कैप में बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करना है, जिस कैटेगरी में ऑलरेडी 30 to 40 म्यूचुअल फंड्स लिस्टेड हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली धन के म्यूचुअल फंड के स्क्रीनर पे जाना है और उधर आपको सबसे पहले कैटेगरी में इक्विटी सिलेक्ट करके सब कैटेगरी में स्मॉल कैप फंड को सिलेक्ट कर लेना है और रिस्क एपिटाइट में आपको वेरी हाई लगा देना है। अब यहाँ पर धन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर अपने यूजर्स को प्रोवाइड करता है, जो कि है रेटिंग का, जहाँ पर हर एक फंड को मॉर्निंग स्टार और वैल्यू रिसर्च के थ्रू रेटिंग दी जाती है, जहाँ पर 1 रेटिंग है यानी वो वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है या फिर वर्स्ट क्वालिटी का फंड है, और 5 रेटिंग है यानी बाकी सारे पैरामीटर फंड में सबसे बेस्ट हैं। तो यहाँ पर आपको केवल ये सिलेक्ट कर लेना है कि आपको वही फंड चाहिए इस पूरी कैटेगरी में जो कि 5 स्टार या फिर 4 स्टार रेटेड हो, और केवल इन दो फिल्टर्स को लगाने के बाद ही आपके जो 30 to 40 लिस्टेड फंड्स होंगे उस कैटेगरी में, उसमें से टॉप 10 या 12 जो फंड्स हैं उसकी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसके बाद भी आपको एक सिंपल प्रोसेस को फॉलो करना है, जहाँ पर आपको दो चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहला उन फंड्स का अल्फा और उनके केस में उनका शार्प रेशियो। ये आपको बताएगा कि क्या वो फंड अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट उसको बीट कर रहा है कि नहीं। और सेकेंडली आपको उन फंड्स के केस में उनका बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करना है। ये चीज़ आपको बताएगी कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम है यानी वो फंड कम वॉलेटाइल है। अब ये फिल्टर्स अप्लाई करने के बाद आपको उन 10 to 12 लिस्टेड फंड्स में से भी 3 to 4 टॉप फंड्स देखने को मिल जाएंगे, और उसमें आपको केवल ये बेसिक चीज़ चेक करनी है कि उनका एक्सपेंस रेशियो कब सबसे कम किसका है, और जो आपको सही लगे उस फंड में आपको इन्वेस्ट कर देना है। एंड ट्रस्ट मी, ये पूरा ही प्रोसेस आपको जितना आसान लग रहा है ना, अगर आपने इसको प्रॉपरली इसी तरीके से इंप्लीमेंट कर लिया तो आपका जो 1 करोड़ का अमाउंट का गोल है या फिर इससे बड़े भी जो गोल है उसको आप बाकी इन्वेस्टर्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम टाइम में अचीव कर लोगे। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.